एयर फ्रांस की इजराइल से पेरिस जाने वाली फ्लाइट एथेंस में हाईजैक हो जाती है। हाईजैकर्स जबरदस्ती फ्लाइट को युगांडा ले जाते हैं। युगांडा में उतरने के बाद हाईजैकर्स इजराइल के सामने $5 मिलियन और जेल में बंद टेररिस्टों को रिहा करने की मांग रखते हैं। इजराइल के सामने नामुमकिन लगने वाला रास्ता था, जिसके तहत 4000 किलोमीटर दूर जाकर न सिर्फ हाईजैकर्स से बल्कि वहां पर तैनात युगांडन फोर्स से लड़कर इजरायली नागरिकों को छुड़ाना था, वो भी चंद मिनटों के अंदर, क्योंकि ज़्यादा समय तक वहां रुकना मौत को गले लगाने बराबर था। जून 1974 रविवार की सुबह एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 इजराइल से वाया एथेंस होकर पेरिस जाने वाली थी। फ्लाइट अपने स्केड्यूल के हिसाब से ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचती है। एथेंस में कुछ नए पैसेंजर्स पेरिस के लिए बोर्डिंग करते हैं, जिनमें से 4 हाईजैकर्स थे। 4 हाईजैकर्स में से 2 हाईजैकर्स PFLP-EU यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन एक्सटर्नल ऑपरेशन और 2 हाईजैकर्स जर्मनी रिवॉल्यूशनरी सेल से ताल्लुक रखते थे। PFLP 1967 में फेमस 6 डे वॉर के बाद बनाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य इजराइल को खत्म करके कम्युनिस्ट पैलेस्टीन स्टेट बनाना था। एथेंस से उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही हाईजैकर्स ने पिस्तौल और ग्रेनेड दिखाकर प्लेन को अपने काबू में ले लिया और जबरदस्ती फ्लाइट को लीबिया ले गए, जहां पर उन्होंने प्लेन के रिफ्यूलिंग की मांग की, जो पूरी कर दी गई। वहां ज़्यादा देर तक ठहरना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर में आकर लीबिया कभी भी उन पर कार्रवाई कर सकता था। इसलिए करीब 7 घंटे बिताने के बाद हाईजैकर्स ने यह फैसला लिया कि प्लेन की लैंडिंग इजराइल के दुश्मन किसी अरब देश में की जाए, परंतु सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कारणों के चलते मना कर दिया। हाईजैकर्स ने सोचा कि अब एक ही व्यक्ति उनको लैंड करने की परमिशन दे सकता है, और वो था युगांडा का सनकी प्रेसिडेंट इदी अमीन। डिपार्चर के 24 घंटे बाद 28 जून की दोपहर 3:15 पे 248 पैसेंजर के साथ फ्लाइट युगांडा के एंटबी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। हाईजैकर्स ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इदी अमीन ने उनका स्वागत किया और युगांडा फोर्स को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। यह शायद इतिहास में पहली घटना थी जब किसी देश की सेना आतंकवादियों का साथ दे रही हो। हाईजैकर्स ने जल्द ही अपना काम शुरू करते हुए होस्टेजेस को 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप में 84 इजरायली और 10 फ्रांस के यहूदी नागरिक थे, वहीं दूसरे ग्रुप में बाकी के देशों के नागरिक थे, और उन्हें ले जाकर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हाईजैकिंग की खबर इजराइल में पहुंचते ही खलबली मच गई। इजराइल के PM रेबिन ने अन्य देश इजिप्ट, UK और US के प्रेसिडेंट से बात की ताकि आतंकवादियों को समझाया जा सके, लेकिन इस बात का उन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। रेबिन ने एक और हाई लेवल मीटिंग रखी देश के डिफेंस मिनिस्टर और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पहले हाईजैकर्स की बातों को सुना जाएगा। 29 जून को हाईजैकर्स ने अपनी 2 डिमांड सामने रखी। पहली थी $5 मिलियन और दूसरा जेल में बंद उनके 53 साथियों को रिहा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया और साथ में यह धमकी भी दी कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो एक एक करके होस्टेजेस को मौत के घाट उतार देंगे। इजराइल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकती थी। वहां की जनता ने बंधकों को छुड़ाने के लिए हंगामा मचा दिया था और आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि इजराइल सरकार ने नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट की पॉलिसी अपनाई हुई थी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते थे। तब इस मिशन के सफल होने की संभावनाओं को तलाशा गया, तब उनके सामने मुश्किलों की झड़ी लग गई। युगांडा और इजराइल की दूरी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी दूर सर्व सामान ले जाकर मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। इजरायली सेना को न सिर्फ हाईजैकर से लोहा लेना था, बल्कि युगांडा फोर्स से भी लड़ना था। वहीं प्लेन को रास्तों में आ रहे दुश्मन देशों के रडार से भी बचाए रखना था। इतनी दूरी काटने के लिए रास्ते में प्लेन की रिफ्यूलिंग करवाना जरूरी था, जिसके लिए किसी एक देश की सहायता की जरूरत थी। इजरायली एजेंसी के पास ग्राउंड जीरो के हालत के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वहीं वहां पर मौजूद युगांडा फोर्स की नजरों से बचकर ये ऑपरेशन करना था। इन सब बाबतों को ध्यान में रखते हुए और दिखावा करने के लिए इजराइल ने
हाईजैकर से नेगोशिएशन किया ताकि अधिक समय की मांग की जा सके और वो उसमें कामयाब भी रहे। हाईजैकर्स ने 48 घंटे का अल्टीमेटम बढ़ाकर 4 जुलाई तक का कर दिया। तानाशाह ईदी अमीन होस्टेजिस की मुलाकात लेते और उन्हें दिलासा देते रहते थे। इस घटना को वो एक मौके के रूप में देख रहा था ताकि इस बात का फायदा उठाकर दुनिया भर की मीडिया में फेमस हो सके। उनके प्रभाव में आकर हाईजैकर्स ने 84 इजरायली और 10 फ्रांस के यात्रियों को छोड़कर बाकी सभी को रिहा कर दिया। वो समझ रहे थे कि इस बात से इजरायल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन उनका यह कदम बहुत ही जल्द उल्टा पड़ने वाला था। रिहा हुए यात्री लंदन और पेरिस गए, जहां पर मोसाद के एजेंट्स ने उनसे पूछताछ की और ग्राउंड सिचुएशन की पूरी जानकारी उनसे हासिल कर ली, जैसे कि हाईजैकर्स की संख्या, उनके हथियारों के डिटेल्स और यात्रियों को कहां बंधक बना के रखा गया है। सदनसीब से यात्रियों को जहां बंधक बना के रखा गया था, उस बिल्डिंग का निर्माण इजरायल की ही एक कंपनी ने किया था। वहां से उनको बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट मिल गई, जिससे उनका काम और आसान हो गया। दुश्मन देश के रडार से बचने के लिए प्लेन को अत्यंत लो अल्टीट्यूड पर उड़ाने का फैसला लिया गया, जो खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वहीं प्लेन के रिफ्यूलिंग की परमिशन देकर केनिया ने इजरायल की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 3 जुलाई दोपहर को C-130 हरक्यूलिस विमान के उड़ान भरते ही ऑपरेशन थंडरबोल्ट की शुरुआत हो गई, जिसकी कमान हाल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू के हाथों में थी। वो हथियारों के साथ साथ 2 जीप और एक ब्लैक मर्सिडीज ले जा रहे थे। वो जानते थे कि ईडी अमीन भी मर्सिडीज यूज करते हैं और जिस बात का फायदा उठाकर वो सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देना चाहते थे। इसके साथ 2 बोइंग 707 जा रहे थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम और दूसरे एयरक्राफ्ट में होस्टेजेस को वापस लाना था। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एयरफील्ड और रनवे की सुरक्षा, एयरक्राफ्ट की सुरक्षा, एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग जैसी अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग ग्रुप को सौंप दी गई थी। प्लान के मुताबिक एयरक्राफ्ट को रेड सी के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट पाथ के अराउंड करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया गया, जिसके चलते कई सोल्जर्स ने एयर सिकनेस की शिकायत भी की और फाइनली 7 घंटे और 40 मिनट के सफर के बाद रात के 11 बजे युगांडा के एंटबी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं। आश्चर्यचकित रूप से रनवे की लाइट्स चालू थी। 6 मिनट्स के बाद बाकी के एयरक्राफ्ट भी लैंड कर जाते हैं। नेतन्याहू की टीम ब्लैक मर्सिडीज और जीप में युगांडा फोर्स की ड्रेस पहनकर धीरे धीरे पुराने टर्मिनल की ओर कूच करते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे एक गलती हो गई। ईडी अमीन कुछ समय से व्हाइट मर्सिडीज का उपयोग कर रहे थे और ये बात रास्ते में खड़े 2 गार्ड्स को पता थी, इसलिए उन्हें नेतन्याहू के काफिले पर शक हुआ और उन्हें रोकने के लिए बोला। नेतन्याहू समझ गए कि ये उनके लिए एक खतरे की घंटी है। उन्होंने कमांडो को साइलेंट पिस्टल से गार्ड को मारने का ऑर्डर दे दिया। इससे पहले कि वो गार्ड्स को मारते, पीछे जेब में बैठे कमांडो ने गार्ड्स को राइफल से उड़ा दिया। अब पकड़े जाने के डर से वो तेजी से एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर गए। टर्मिनल पहुंचते ही वो हिब्रू और इंग्लिश में चिल्लाए, सब नीचे झुक जाओ, हम इजरायली सोल्जर्स हैं। लेकिन उनमें से एक 19 साल का लड़का डर के मारे खड़ा हो गया, जिसको गलती से हाईजैकर समझ के मार दिया गया। 2 और नागरिक वहां चल रही भारी गोलीबारी में मारे गए। इजरायली सैनिकों ने 6 मिनट के अंदर अंदर सभी हाईजैकर्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इजरायली सैनिकों के पास टाइम बहुत कम था। उन्हें जल्द से जल्द होस्टेजेस को टर्मिनल से निकालकर एयरक्राफ्ट तक पहुंचाना था। इस बीच युगांडा सोल्जर्स ने कंट्रोल टावर से फायरिंग शुरू कर दी। होस्टेजेस की जान बचाना इजरायली सैनिकों की पहली प्रायोरिटी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जवाबी कार्यवाही के रूप में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और देखते देखते 45 युगांडा सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ट्रूप को लीड कर रहे नेतन्याहू को गोली लग गई और वो शहीद हो गए। इसके अलावा 5 और सैनिक गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गए। आखिरकार इजरायली सैनिक सभी होस्टेजेस को एयरक्राफ्ट तक ले जाने में सफल हो गए और 53 मिनट में ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म करके वहां से रवाना हो गए। जाते जाते सैनिकों के एक दस्ते ने वहां पे स्थित युगांडा फाइटर प्लेन्स को बम से उड़ा दिया ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके, और इस तरह नामुमकिन लगने वाला मिशन इजरायली सैनिकों ने सूझबूझ और बेमिसाल बहादुरी से पूरा किया
और अपने देश के नागरिकों की जान बचा ली।